हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी इस KR एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन, और जिला दर्शन की कड़ी में आज का जो हमारा जिला है मित्रों वह है नीम का थाना। सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज जो हमारा जिला है नीम का थाना। जिले का नाम क्या है दोस्तों? नीम का थाना। देखिए, नीम के थाने की जो घोषणा है दोस्तों वह 17 मार्च 2023 को की जाती है। कब की जाती है साहब? 17 मार्च 2023 को इस जिले की घोषणा की जाती है। इसी कड़ी में जो इस जिले की अधिसूचना है यह 4 अगस्त 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 4 अगस्त 2023 को इस जिले की अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करें कि भी इस जिले का है वो स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। तो दोस्तों इस जिले का जो स्थापना दिवस है वह 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को इस जिले का स्थापना दिवस बनाया जाता है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें कि इस जिले के अंदर तहसील कितनी है, तो यहाँ तहसीलों की संख्या कितनी है? 5। और उपखंड कितने बनाए गए हैं? 4 बनाए गए हैं। तो नीम का जो थाना है इसके अंदर 5 तहसील हैं और 4 कितना है? उपखंड। कितना है? 4 उपखंड है, 5 क्या है? तहसील है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें कि भी आप लोग इस मैप में देख रहे होंगे कि जैसे खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, सवाई माधोपुर, ये पाटन, ये जो हमारा जिला है इसमें 5 तहसील बनाई गई हैं और 4 क्या बनाए गए हैं? उपखंडे बनाए गए हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग बात करें देखिए, ये जो नीम का थाना है यह है नीम का थाना जिला सीकर संभाग में स्थित है। यानी जो नीम का थाना जो जिला है मित्रों वह सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो नीम का थाना बनाया गया है वर्तमान में जिला वह किस संभाग में आता है, तो वह सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें कि सीकर नया संभाग बनाया गया, सीकर नया संभाग बनाया गया, यानी वर्तमान में 10 नए संभाग बनाए गए हैं, जिसमें सीकर भी एक अपना क्या है? संभाग बनाया गया है, जिसमें 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। नंबर 1 सीकर, नंबर 2 चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ये चारों जिले हैं वो सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से संभाग में आते हैं ये 4 जिले? सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा जो नीम का थाना जिला है मित्रों वह सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। देखिएगा, सीकर और झुंझुनू जिलों को तोड़कर नया जिला नीम का थाना बनाया जाता है। यानी सीकर जिला प्लस झुंझुनू जिला, इन दोनों जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया और उस नए जिले का नाम क्या है? नीम का थाना। नीम का थाना यानी सीकर प्लस झुंझुनू को 2 भागों में इसे तोड़ा गया और एक नए जिले का निर्माण किया गया और उस नए जिले का नाम क्या था दोस्तों? नीम का थाना। क्या नाम था? नीम का थाना। देखिए, नीम का थाना है, इस जिले में 4 उपखंड हैं। कितने उपखंड है? 4 उपखंड है
और 5 तहसील बनाई गई हैं। कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें बनाई गई हैं। इसी कड़ी में हम लोग बात करें नीम का थाना हरियाणा के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो नीम का थाना किस राज्य के साथ सीमा को साझा करता है, यानी किस राज्य के साथ अपनी सीमा को टच करता है? तो दोस्तों वह है हरियाणा। कौन सा जिला, कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी उसके साथ टच करता है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी जो नीम का थाना जो जिला बनाया गया वह किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो वह राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? हरियाणा राज्य है। इसी क्रम में हम लोग बात करें कि झुंझुनू जिले से खेतड़ी और उदयपुरवाटी उपखंडे लिए गए हैं, यानी झुंझुनू जी को जिलो है भी किसा किसा मतलब ले है। तो झुंझुनू जिले से यहाँ पर खेतड़ी और उदयपुरवाटी उपखंडे लिए गए, यानी खेतड़ी और उदयपुरवाटी है ये जो उपखंड है ये झुंझुनू जिले से लिए गए हैं। तो वर्तमान में नीम का थाना जो जिला बनाया गया है उसमें स्थापित इसको किए गए हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करें कि भी सीकर जिले से कौन कौन से उपखंड लिए गए हैं, यानी 4 उपखंड है। 2 तो कहां से लिए गए हैं? झुंझुनू जिले से लिए गए हैं, और 2 कहां से लिए गए हैं? सीकर जिले से लिए गए हैं। अब सीकर जिले से कौन सा है? श्री माधोपुर और नीम का थाना। ये 4 उपखंड ऐसे हैं जो 2 जिले हैं, एक तो सीकर एक झुंझुनू। झुंझुनू जिले से तो कौन कौन से उपखंड लिए गए हैं? खेतड़ी और उदयपुर वाटी। और सीकर जिले से श्री माधोपुर और नीम का थाना, ये 2 उपखंड ऐसे हैं जो सीकर से लिए गए हैं, और 2 ही उपखंड कहां से लिए गए हैं? झुंझुनू जिले से लिए गए हैं। इस प्रकार से हमारा जो नीम का थाना है उसमें 4 उपखंड स्थापित किए गए हैं दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग बात करें पड़ोसी जिले, यानी नीम का थाना जो जिला है उसके साथ पड़ोसी जिले, यानी कौन कौन से ऐसे जिले जो नीम का थाना है उस जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी उस सीमा के साथ टच होते हैं। तो पड़ोसी जिले हैं की संख्या कितनी है? 4 है। 4 ऐसे जिले हैं जो नीम का थाना है उसके साथ कहीं न कहीं अपनी सीमा को साझा करते हैं, यानी अपनी सीमा को टच करते हैं। तो यह जिले हैं जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अलग किया गया जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड। कौन सा? कोटपुतली बहरोड। और नंबर 3 है सीकर, नंबर 4 है झुंझुनू। ये 4 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो नीम का थाना जिला है उसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो नीम का थाने के साथ अपनी जिले जो अपनी सीमा है वो टच करते हैं? वह जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, सीकर और झुंझुनू। ये 4 जिले हैं जो नीम का थाना जिला है उसके साथ अपनी सीमा को टच करते हैं, यानी उसके साथ साझा करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें बेंगू और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राम नारायण चौधरी का जन्म नीम का थाना में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राम नारायण चौधरी का जन्म किस जिले में हुआ है दोस्तों? वह जिला कौन सा है? नीम का थाना जिला है। जो बेंगू और बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व करता कौन था? राम नारायण चौधरी, जिसका जन्म नीम का थाना जिले में होता है। पहले ये सीकर जिले में आया करता था, लेकिन अब वर्तमान में ये नीम का थाना जिले में आता है दोस्तों। तो राम नारायण चौधरी का जन्म है मित्रों वो नीम का थाना जिले में होता है। वर्तमान परीक्षा की दृष्टि से देखें तो राम नारायण चौधरी का जन्म पूछा जाए तो अपने को क्या करना है दोस्तों? नीम का थाना करना है। अब राम नारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। राम नारायण पत्नी जो राम नारायण चौधरी है उसकी पत्नी का नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। इसके बाद हम लोग बात करें
देखिए नीम का थाना, देखिए नीम का थाना गणेश्वर सवेता जो पहले सीकर जिले के अंतर्गत आया करती थी, अब ये नीम का थाना जिला है उसके अंतर्गत आती है मित्रों। तो गणेश्वर सभ्यता, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं परीक्षा के अंदर कि जो गणेश्वर सभ्यता है यह किस जिले के अंतर्गत आती है। तो पहले ये सीकर जिले के अंतर्गत आया करती थी, अब वर्तमान में ये नीम का जो थाना जिला है उसके अंतर्गत ये आती है। तो सभ्यता का नाम क्या है? गणेश्वर सभ्यता। ये आप यहाँ मैप के अंदर देख रहे होंगे कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये आपको दिखाई दे रही है, ये है ये है कौन सा अपना गणेश्वर सभ्यता। देखिए उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, यानी इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो दोस्तों वह है अपनी गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों वह नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी। देखिएगा कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। इसके बाद में नीम का थाना जिले में बहती हुई झुंझुनू चूरू के झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। तो कांतली नदी का उद्गम है वो नीम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। इसके बाद में ये नीम का थाना जिले में बहती हुई ये नदी झुंझुनू चूरू जिले की सीमा बनाती, झुंझुनू और चूरू जिले की ये सीमा पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चूरू जिले का गांव है मंडरेला, उस गांव के पास में जाकर ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कांतली नदी की हम लोग बात करें तो इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कांतली नदी की हम लोग बात करें तो यह ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाती, इस सभ्यता को कहा जाता है। हम लोग बात करें कि राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की जो नदी है मित्रों वह है घग्गर नदी। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि राजस्थान में दूसरे सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तो वह है कांतली नदी जो लगभग यानी इस 100 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है। यानी जो कांतली नदी की लंबाई है राजस्थान में बोला हुआ कितनी है? 100 किलोमीटर। तो ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है वह दोस्तों घग्गर नदी होती है। और दूसरी जो नदी है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी वह अपनी नदी कौन सी है? कांतली नदी है, जो नीम का थाना झुंझुनू और चूरू जिले के पास जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि चूरू जिले की सीमा पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें देखिएगा सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता इसकी स्थिति है खेतड़ी नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना, कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे ये भी क्या है? स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करें खेतड़ी यानी नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान की ताम्र नगरी, राजस्थान की ताम्र नगरी
कहलाती है कौन? खेतड़ी। इसके बाद हम लोग बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो है खेतड़ी के अंतर्गत है, वो नीम का थाना जिले के अंतर्गत है आता है मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें सेठ पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ स्थित है, तो वह नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन भवन का निर्माण भी खेतड़ी के अंदर ये किया गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें, ये देखिए खेतड़ी का महल बहुत ही सुंदर, देखिएगा खेतड़ी का जो महल है इनका निर्माण भूपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भूपाल सिंह के द्वारा। जो खेतड़ी के महल यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भूपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावटी का हवा महल किसको कहा जाता है? खेतड़ी के महलों को कहा जाता है। राजस्थान का भूल भुलैया किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी के महलों को कहा जाता है। तो अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि खेतड़ी का जो महल है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह निर्माण भूपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। तो शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है? राजस्थान का भूल भुलैया कौन सा महल है? तो देखिए शेखावटी का हवा महल है वो खेतड़ी का महल है। राजस्थान का भूल भुलैया भी कहा जाता है खेतड़ी के महल को। ये है अपना खेतड़ी का महल। ये देखिए बहुत ही अच्छा, देखिएगा दिवराला गांव। दिवराला गांव है दोस्तों, वह नीम का थाना के अंतर्गत आता है। आजादी के बाद एकमात्र महासती रूप कंवर है। क्या नाम था? रूप कंवर नाम था। जो आजादी के बाद एकमात्र सती होने वाली कौन थी? रूप कंवर थी। जो आजादी के बाद महासती, यानी कह सकते हैं कि आजादी के बाद एकमात्र महासती होने वाली कौन थी? तो वह थी रूप कंवर थी। और यह घटना है दोस्तों 4 सितंबर 1987 की। कब की है? 4 सितंबर 1987 की। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये रूप कंवर है, अपने पति के साथ ये सती होने, ये यहाँ सती होते हुए दिखाया गया है इस दृश्य के अंदर। तो यही है वो रूप कंवर। कौन है? रूप कंवर, जो आजादी के बाद एकमात्र महासती होने वाली कौन थी? रूप कंवर। ये दृश्य आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करें गोरीर गांव की, जो खेतड़ी के अंतर्गत आता है। और जिला कौन सा है? नीम का थाना जिला। देखिए राज्य का पहला 100 kV का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है दोस्तों? खेतड़ी के अंतर्गत लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? खेतड़ी के अंतर्गत लगाया गया है दोस्तों। तो ये है राज्य का पहला 100 kV का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें राज्य की पहली महिला मंत्री एवं पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का जन्म भी कौन से जिले के अंतर्गत होता है? नीम का थाना जिला है। जो वहां से राज्य की पहली महिला मंत्री एवं पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का जन्म कौन से जिले के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों वह है अपना नीम का थाना जिला। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं देखिए ये जो आप मैप में देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, देखिए नीम का थाना का कच्छी घोड़ी और गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। तो कच्छी घोड़ी और गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो है दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? नीम का थाना जिला। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी आए थे। तो आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद
शिकागो विश्व जो धर्म है उस सम्मेलन में जाने से पहले कहां पर आए थे? तो वह पहले कहां आए थे मित्रों? वह खेतड़ी में आए थे। कहां आए थे? खेतड़ी में आए थे। खेतड़ी शासक यानी खेतड़ी का शासक था कौन था? अजीत सिंह ने ही स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? विवेकानंद नाम दिया था। यानी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद कहाँ आते हैं? खेतड़ी के अंतर्गत आते हैं। और जिला कौन सा होता है? नीम का थाना जिला होता है। वहां पर खेतड़ी के शासक थे जिसका नाम क्या था? अजीत सिंह था। और उन्होंने ही स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया था। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि स्वामी जी को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो स्वामी को ये विवेकानंद नाम है दोस्तों वह खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी जी का मूल नाम था, तो स्वामी जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त था। तो खेतड़ी के शासक जो अजीत सिंह थे उन्होंने स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया और जो स्वामी जी का मूल नाम है दोस्तों वह नरेंद्र दत्त नाम था। एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि नीम का थाना जिला है वो सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। और सीकर नया संभाग बनाया गया जिसमें 4 जिले स्थापित किए गए। कौन से जिले? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ये 4 जिले ऐसे हैं जो सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि सीकर और झुंझुनू जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया और जिस नए जिले का नाम क्या होता है? नीम का थाना होता है। इसके बाद हम लोग बात करें कि नीम का थाना जिले में 4 उपखंड हैं और 5 क्या है? तहसील बनाई गई हैं। 4 उपखंड 5 तहसील। इसके बाद हम लोग बात करें नीम का थाना हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा को टच करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। और झुंझुनू जिले से खेतड़ी और उदयपुरवाटी उपखंड लिए गए हैं। उसी प्रकार से जो सीकर जिला है उससे श्री माधोपुर जिला और नीम का थाना उपखंड लिए गए हैं। इस तरह से 4 उपखंड स्थापित किए गए हैं नीम का थाना जिले के अंतर्गत। पड़ोसी जिले 4 जिले ऐसे हैं जो नीम के थाने के साथ अपने जिला को अपनी जो सीमा है वो टच करते हैं। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और झुंझुनू। इसके बाद हम लोग बात करें बेंगू और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला राम नारायण चौधरी का जन्म कहाँ होता है? नीम का थाना में हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि राम नारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम क्या होता है साहब? अंजना देवी चौधरी। क्या नाम था? अंजना देवी चौधरी। तो ये किसकी? तो इसका पति का नाम क्या होता है? राम नारायण चौधरी। इसके बाद हम लोग बात करें कि गणेश और सभ्यता, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर कि नीम का थाना जो गणेश और सभ्यता है इसकी उत्खनन कार्य है दोस्तों वह रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया जाता है 1900 में। ताम्र युग सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों? तो वह सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। हम लोग बात करें कि गणेश्वर सभ्यता है यह किस नदी के किनारे स्थापित है? तो यह कांतली नदी के किनारे स्थापित है। कांतली नदी की हम लोग बात करें तो राजस्थान की दूसरे सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों, जो सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, चूरू जिले की सीमा पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है मित्रों वह घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। इसी वीडियो में हम लोग बात करें सुनारी सभ्यता, इसकी स्थिति खेतड़ी, नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। और नदी भी कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी, जो राजस्थान की दूसरे सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें खेतड़ी, यानी इसे खेतड़ी है ये नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। राजस्थान की ताम्र नगरी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र सेठ पन्नालाल शाह का तालाब
और रामकृष्ण मिशन भवन ये खेतड़ी के अंतर्गत स्थित है। और जिला पूछा जाए तो आपसे कौन सा जिला बताओगे? जिला कौन सा है? नीम का थाना जिला। इसके बाद हम लोग बात करें कि खेतड़ी के महल, ये यहाँ दर्शाए गए हैं खेतड़ी के महल, जिसका निर्माण भूपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भूपाल सिंह के द्वारा इन महलों का निर्माण किया जाता है, जिसे शेखावटी का हवा महल कहा जाता है और राजस्थान का भूल भुलैया कहा जाता है। यह दिवराला गांव नीम का थाना आजादी के बाद एकमात्र महासती होने वाली रूप कंवर जो नीम का थाना है उस जिले से बिलोंग करती है। गोरीर गांव खेतड़ी नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों, जहां पर राज्य का पहला 100 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। राज्य की पहली महिला मंत्री एवं पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल इस जिले से बिलोंग करती है। नीम का थाना का कच्छी घोड़ी और गिंदड़ नृत्य का प्रसिद्ध है दोस्तों। शिकागो धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए जाने से पूर्व यह खेतड़ी में आए थे और खेतड़ी का शासक कौन था? अजीत सिंह था, जिसने स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया था। और विवेकानंद जी का मूल नाम क्या होता है? नरेंद्र दत्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।